हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं फॉर्म DPT-3 के रिगार्डिंग कि आप उसको कैसे फिल करेंगे और किस किस कंपनी को वो फाइल करना होगा, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन आएंगी और MCA पर फाइल करके उसको कैसे हमें अपलोड करना है। तो चलिए आइए सिस्टम की स्क्रीन पे चलते हैं। ये है फॉर्म DPT-3 के कुछ प्रोविजंस। ये फॉर्म DPT-3 रिक्वायर्ड है सभी कंपनी को अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि ये सभी कंपनी को फाइल करना है। किस किस कंपनी को छोड़कर? गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट और पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन नोट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, यानी कि DPT-3 में अगर डिपॉजिट है जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी ट्रांजेक्शन, उसकी डिटेल्स भी जाएंगी और जो ट्रांजेक्शन नोट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट है एज पर रूल 21C उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर जाएंगी। और दोस्तों ये हमें हर साल फाइल करना है, एवरी ईयर फाइल करना है। कब तक फाइल करना है? विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 30 जून इसकी लास्ट डेट होगी हर साल। जैसे 20-21 के लिए 30 जून 2021 होगी लास्ट डेट, या फिर 21-22 के लिए 30 जून 2022 होगी इसकी लास्ट डेट। और दोस्तों क्या अगर कोई लोन वगैरह हमारे पास नहीं है और ना ही कोई डिपॉजिट है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या फिर भी मुझे फॉर्म DPT-3 फाइल करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। यानी कि अगर आपके कंपनी में ना ही तो रूल 21C के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन है, यानी कि लोन वगैरह नहीं है किसी भी बैंक से, डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से कुछ केसेस में, या फिर गारंटी वगैरह किसी भी गवर्नमेंट कंपनी वगैरह से, किसी भी कंपनी से नहीं है, तो उस केस में हमें फॉर्म DPT-3 फाइल नहीं करना है। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसकी ट्रांजेक्शन। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी से लोन लिया है या फिर गारंटी ली है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक या मल्टी लेटेरियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लोन वगैरह लिया है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, इंडियन कोई बैंकिंग कंपनी किसी भी तरह की, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाई ए कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, इंटर कॉर्पोरेट लोन है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। ये वो ट्रांजेक्शन है जो नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट है, जो रूल 21C में आती हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट वाज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, यानी कि आपकी कंपनी ने किसी डायरेक्टर से लोन लिया है, उस केस में भी यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स नहीं आएंगी। ठीक है, या फिर एनी अमाउंट हमने रेज किया है बॉन्ड इश्यू करके, डिवेंचर इश्यू करके, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पर डिटेल हमारी 21C में आएगी, यानी नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट माना जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए आया और हमने उससे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपेंडिंग ऑन हिज नेचर कुछ अमाउंट ले लिया है जो एक्सीड नहीं करना चाहिए उसकी एनुअल सैलरी से, तो वो भी रूल 21C में आ जाएगा, नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट आ जाएगी, तो एक तरह से उसको भी लोन मान लिया जाएगा। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर उसमें कुछ टाइम पीरियड है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट ले ली है, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस इस तरीके के। या फिर ये थी दोस्तों कुछ ट्रांजैक्शन, और भी कई सारी इसमें ट्रांजैक्शन है, तो आप रूल 21C पूरा का पूरा रेफर कर लेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे हम फाइल करेंगे। तो दोस्तों ये हमने फॉर्म अपना DPT-3 ओपन कर लिया है और हमने सीन ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको फिर हम प्रीफिल कर देंगे। ऑप्शन आएगा, इसको ऑलवेज पर क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप फिर से सेव कर सकते हैं और इसको प्रीफिल कर देंगे। अब आएगा पर्पज ऑफ द फॉर्म, यानी कि इसमें पूछेगा कि आप वन टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हो
दोस्तों वन टाइम रिटर्न सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार फाइल करनी थी जब ये फॉर्म आया था 2019 में, यानी 19 के लिए वन टाइम रिटर्न थी। उसके बाद आपको हर साल एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी कंपनी उसके बाद बनी है 19 या उसके बाद में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिटर्न ही फाइल करनी होगी। और सेकंड वाला ये है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अगर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके डिपॉजिट हैं तो आपको ये टिक करना है, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय ए कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल 21C। और यह है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय ए कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अगर हमारी डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट दोनों हैं तो हमें 4th नंबर पर टिक करना है। अगर ओनली नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट हैं तो हमें 3rd पर क्लिक करना है, और ओनली डिपॉजिट है तो 1st पर क्लिक करना है। तो इस केस में हम देखेंगे कि नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट ही हैं। वेदर द कंपनी जे गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी में तो भैया ये एप्लीकेबल होती ही नहीं है डिपॉजिट वाला ये DPT 3। ठीक है। डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अक्सर। तो जैसे कि अभी हम फाइल कर रहे हैं इसको जून में, तो ऑब्वियसली बात है अभी हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल तो रेडी होंगे ही नहीं। तो लास्ट हमारा जो क्लोजिंग ईयर होगा वो होगा हमारा 31 मार्च 2021 2021 के लिए। लेकिन नेट वर्थ एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटर्न, ये हमारी कौन सी होगी? ये होगी 31 मार्च 2020, क्योंकि ये बोल रहा है डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। तो लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट कौन से हैं? 31 मार्च 2021 के हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट की अगर बात करें तो 21 की अभी ऑडिटेड नहीं है, तो हम 20 की डिटेल यहाँ पे लेंगे। अगर आप 22 में फाइल कर रहे हैं और आपके पास 22 की ऑडिटेड नहीं है तो आप 21 का डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 31 मार्च 2021। ठीक है, और नेटवर्थ हम किसके अकॉर्डिंग डालेंगे? 2020 की जो बैलेंस शीट होगी फाइनलाइज, तो नेटवर्थ में हम डाल देंगे, जो कि नेटवर्थ की डेफिनेशन में आती है। ये पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह लेस कर देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे और ये आ जाएगी हमारी नेटवर्थ। तो हम इसकी डिटेल डाल देते हैं। दोस्तों इस तरीके से एक फॉर्मेट हमने बना लिया है जो ऑडिटर ने बना करके दिया है। तो इसकी हम कैपिटल डाल देंगे, 1 लाख रुपीज़ है इसकी कैपिटल कंपनी की। फ्री रिजर्व इसमें दिए हैं 397, माइनस में ऑलरेडी चल रहे हैं इसके रिजर्व 508.67, यानी कि इसकी जो नेटवर्थ है वो माइनस में है। बाकी हम 0 कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके हमारी आ जाएगी 2,97,508.57 की आ गई है नेट वर्थ। पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू ट्रस्ट डीड, तो अगर चार्ज वगैरह है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन बाय ए कंपनी बट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ क्लोज 21C। तो एनी अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह से है, लोकल अथॉरिटी से है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। किसी फॉरेन कंपनी, फॉरेन बैंक या किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी से है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ए लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी और फ्रॉम ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो इसमें देख लेते हैं कि जिस कंपनी की हम डिटेल फाइल कर रहे हैं, तो इसमें एक तो ये डिपॉजिट है, चार्ज ऑफ डिपॉजिट है। तो चार्ज ऑफ डिपॉजिट हमारा कोई है ही नहीं है, यानी कि चार्ज ऑफ डिपॉजिट का मतलब कि डिपॉजिट लेके उस पर हमने चार्ज क्रिएट कर दिया। नॉन डिपॉजिट आइटम्स ये हमारे हैं, तो देख लेंगे कौन से नॉन डिपॉजिट आइटम है। फॉरेन से नहीं है, किसी बैंकिंग से नहीं है। तो लोन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, और रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर से है और रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर से लोन है। ठीक है, तो फॉर्म में देखेंगे कि ये वाला कॉलम कहाँ आ रहा है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं है, कॉमर्शियल पेपर वगैरह इश्यू नहीं किए हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, इंटर कॉर्पोरेट भी नहीं है, और ये आ जाएगा H वाले में।
हु एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मनी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर ये अमाउंट है 458789 का, ये अमाउंट आ जाएगा 458789। ठीक है, बाकी इनका किसी भी कॉलम में नहीं आएगा बिकॉज इनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑडिट अटैचमेंट में दोस्तों इसमें कुछ नहीं लगेगी। ऑडिटर का सर्टिफिकेट तभी लगता है अगर हमारी डिपॉजिट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अगर डिपॉजिट नहीं है और किसी भी नॉट कंसिडर डिपॉजिट के लिए यहाँ पर ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे कि ये हमें स्टेटमेंट ऑडिटर ने बना कर दी है, तो चाहे आप इसी को साइन करके ऑडिटर से लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी तब तक नहीं है जब तक कि डिपॉजिट नहीं है। बाकी यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर डाल देंगे, कौन सी डेट को आप कर रहे हैं इसको फाइल, और इसमें डाल देंगे डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो जैसे मान लो हमने 15 जून को एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की थी, तो उसकी हम यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद साइन कर किससे करना है, अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो उससे करा सकते हैं, मैनेजर CFO या CEO किसी से भी करा सकते हैं, लेकिन हम इस केस में अपने डायरेक्टर से ही कराएंगे। ठीक है, उसको दोस्तों चेक फॉर्म कर देना है। तो ये यहाँ पर सभी में हमें 00 फिल करना होगा, अदरवाइज ये नहीं लेगा बिकॉज कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ब्लैंक यहाँ पे भैया ये नहीं लेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सभी में 00 फिल कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये कर दिया है, सभी में 00 फिल। और जो हमारी ये ट्रांजैक्शन है, जो डायरेक्टर से लोन लिया है इन्होंने, बाकी सभी कॉलम्स में हम 00 फिल कर देंगे। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा आपको भी, बट क्या कर सकते हैं, फालतू का ये है, वैसे इन्हें मैंडेटरी ये नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों अब हम फॉर्म को कर देंगे चेक फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्म चेक फॉर्म हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, डायरेक्टर का DSC लगाएंगे और फिर MCA वर्क स्पेस में जाएंगे और MCA पे लॉगिन करने के बाद हम इसको लॉगिन करने के बाद दोस्तों हम इसको कर देंगे अपलोड। ठीक है, अपलोड ई फॉर्म्स पर जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे और फॉर्म को यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इसको पेमेंट कर देंगे। बिकॉज अभी मैंने DSC नहीं लगाया तो ये अपलोड नहीं होगा जब तक कि DSC नहीं लग जाता है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कि आप DPT3 को किस तरीके से फाइल करते हैं और कौन कौन से प्रोविज़न आपके ऊपर